चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में। एक ऐसा समय जब सिर्फ एक राज्य ने सबको पीछे छोड़ दिया और भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मगध की। वही मगध जो उस दौर की राजनीतिक जागृति का कह सकते हैं एपिसेंटर बना। और यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 16 महाजनपदों के बीच आखिर मगध में ऐसा क्या था, क्या खास था कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। जरा सोचिए, उस वक्त का भारत आज जैसा नहीं था। ये एक तरह से 16 शक्तिशाली राज्यों का एक बहुत बड़ा शतरंज का बोर्ड था, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। काशी, कोसल, अवंती सब के सब बड़े खिलाड़ी थे और हर कोई दूसरे को शह और मात देकर सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता था। मतलब एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था। तो फिर मगध की इस शानदार जीत का राज क्या था? देखिए, जवाब सिर्फ किसी एक राजा की तलवार में नहीं था। नहीं, जवाब तो मगध की जमीन में, उसकी बनावट में ही छिपा था। तो चलिए देखते हैं कि उससे वो कौन से एडवांटेजेस मिले हुए थे जो उसे बाकियों से कह लीजिए मीलों आगे रखते थे। मगध की कामयाबी के 4 बड़े पिलर थे। एक, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कमाल की थी। दूसरा, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना था। तीसरा, उसकी इकोनॉमी जबरदस्त फल फूल रही थी। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, उसे ऐसे लीडर मिले जिनकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। अब जैसे उसकी पहली राजधानी राजगृह को ही ले लीजिए। ये शहर 5 पहाड़ियों के बीच बसा था, मतलब एक नेचुरल किला। दुश्मनों के लिए इस पर हमला करना भी लगभग नामुमकिन था। और इसी जबरदस्त सिक्योरिटी ने मगध को वो स्टेबिलिटी दी जो एक एम्पायर खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और मगध की जमीन सिर्फ सुरक्षित ही नहीं थी, वो सोना उगल रही थी, लोहे के रूप में। और इसी लोहे से बने उस जमाने के सबसे बेहतरीन, सबसे घातक हथियार। फिर घने जंगलों से मिली लकड़ी। और हां, सबसे बड़ी बात, युद्ध के लिए हाथी। आप समझिए, ये हाथी उस दौर के लिविंग बैटल टैंक्स थे और मगध के पास इनकी पूरी की पूरी फौज थी। लेकिन देखिए, सिर्फ नेचुरल फायदों से तो एम्पायर नहीं बनते, है ना? उन्हें एम्पायर में बदलने के लिए चाहिए होती हैं जबरदस्त एम्बिशन। और बस यही एम्बिशन लेकर स्टेज पर एंट्री होती है हर्यक वंश की, जिसने मगध के साम्राज्य बनने की कहानी लिखनी शुरू की। और इस वंश के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी थे, पिता और पुत्र, बिंबिसार और अजातशत्रु। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। मतलब जहां बिंबिसार ने डिप्लोमेसी और शादी के रिश्ते जोड़कर मगध को बड़ा किया, वहीं अजातशत्रु का मानना था सिर्फ और सिर्फ तलवार। बिंबिसार एक बहुत ही श्रूड रूलर था। उसकी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बटी थी। पहला, डिप्लोमेसी, दूर के राज्यों से दोस्ती करो। दूसरा, मैट्रिमोनियल अलायंस, जो ताकतवर पड़ोसी हैं जैसे कोसल और वैशाली, उनसे रिश्तेदारी कर लो। और तीसरा, विजय, जहां जरूरत पड़े वहां हमला करो और जीतो, जैसे उसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला ली। लेकिन फिर कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। बिंबिसार के अपने ही बेटे अजातशत्रु ने उन्हें कैद कर लिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। और इसके साथ ही मगध में शांति और डिप्लोमेसी का दौर खत्म हो गया। अब शुरू हुआ था एग्रेसिव एक्सपेंशन का एक बिल्कुल नया दौर। अजातशत्रु सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ रहा था। उसने उस जमाने के कह सकते हैं सुपर वेपन्स बनाए। जरा सोचिए, एक था रथम मूसल। ये एक ऐसा रथ था जिसमें एक घूमती हुई गदा लगी होती थी जो अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को कुचल देती थी। और दूसरा था महाशिलाकंटक। समझिए कि एक बहुत बड़ा कैटापल्ट जो किलों पर भारी भारी पत्थर फेंकता था। इन हथियारों के आगे भला कौन टिकता? खैर, हर्यक वंश का अंत आपसी झगड़ों में ही हो गया और इस उथल पुथल के बीच से उभरा शिशुनाग वंश। उन्होंने मगध के विस्तार की जो मशाल थी उसे थाम लिया और उसे और भी आगे ले गए। और इस दौर में एक बहुत बड़ा काम हुआ। शिशुनाग ने मगध के सबसे बड़े और 100 साल पुराने दुश्मन अवंती को आखिर में हरा ही दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जिसका सपना मगध के राजा दशकों से देख रहे थे। और बस इसके साथ ही मगध अब सेंट्रल इंडिया का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया था। और फिर मंच पर आया नंद वंश
और ये वो वंश था जिसने मगध की ताकत को उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसे इतिहासकार भारत का पहला सच्चा साम्राज्य मानते हैं। देखिए, नंदों ने क्या किया? उन्होंने पिछली डायनेस्टीज की रखी हुई नींव पर एक इतनी विशाल इमारत खड़ी कर दी जैसी भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये पहली बार था जब लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाया गया था। अच्छा, उनकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाएं? बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए। 2 लाख पैदल सैनिक। ये उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। एक ऐसी मिलिट्री पावर जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। और बात सिर्फ पैदल सैनिकों की नहीं थी। उनकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 2,000 युद्धरथ और 3,000 से ज्यादा जंगी हाथी भी थे। ये एक ऐसी मिलिट्री मशीन थी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते हैं कि इसी सेना की ताकत की खबरों ने सिकंदर को भी व्यास नदी से आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो मगध के इस पूरे सफर से क्या बात समझ आती है? आखिर इसकी विरासत क्या है? तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। मगध का साम्राज्य बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक परफेक्ट रेसिपी थी। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेशुमार रिसोर्सेज और एक के बाद एक कई एम्बिशियस और रूथलेस नेताओं का होना। बस यही वो फॉर्मूला था जिसने भारत का पहला एम्पायर बनाया। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। नंदों की यही जबरदस्त ताकत, उनकी विशाल सेना और उनका जमा किया हुआ बेहिसाब धन, क्या यही चीजें उनके पतन का कारण भी बनी? क्या इसी ताकत और दौलत ने अनजाने में एक नए नायक चंद्रगुप्त मौर्य के आने के लिए मंच तैयार कर दिया था? खैर, ये एक और कहानी है, फिर कभी के लिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोंती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।